लड़की की आत्मा और इंतकाम पार्ट 2। वो सब वहां से चले गए और मैं रात के हादसे के बारे में सोचने लगा कि जो मैंने देखा वो सब सच था या मेरा वहम। अगर वहम था तो मैं खिड़की तक कैसे पहुंचा, और फिर मैंने नानी से इस बारे में बात करने का फैसला ले लिया। हाथों का सहारा लेते हुए मैं बेड पर से उठा, क्योंकि मुझे बॉडी में बहुत कमजोरी और दर्द महसूस हो रहा था। और मैं कमरे से बाहर निकल आया और नानी को इधर उधर ढूंढने लगा। और मैंने क्या देखा, नानी बर्तन में पानी लिए उस पर कुछ पढ़ रही थी और उनके हाथ में 4 लोहे की कीलें थी। मैं चुप करके ये सब देखता रहा। फिर नानी जैसे ही बाहर की तरफ निकलने लगी, मैं दीवार के पीछे छुप गया और फिर मैं उनका पीछा करने लगा। और मैंने देखा कि नानी ने घर के चारों दिशाओं में वो कील गाड़ दिए और पानी का छिड़काव पूरे घर में करने लगी। जब मैंने नानी से पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, आराम कर, तुझे आराम की जरूरत है। और ऐसे ही दिन निकल गया और रात हो गई। मैं सोचने लगा, क्या आज फिर से मेरे साथ वो हादसा होगा? क्या आज फिर से वो आएगी? और यही सोचते सोचते मैं सो गया और मेरे कान में फिर वही आवाज आई और मैं चौंक कर उठ गया तो देखा कमरे में कोई नहीं था। तो मैं उठ खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ से बाहर झांकने लगा। और मैंने क्या देखा कि वो लड़की मेरे घर के गेट के बाहर खड़ी थी और रो रही थी। इस बार वो साधारण सी लड़की लग रही थी और वो रोते हुए मुझसे खाना मांग रही थी। उसने मेरी ओर एक नजर देखा और कहा, तुम मुझे खाना दो, मैं यहां से चली जाऊंगी और तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। और मैं सोचने लगा कि अगर मैंने इसे खाना देने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये मुझे कल की तरह मारने की कोशिश करे और मार ही डाले। मगर उसके आंसू देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैं सर पर कफन बांधकर घर से बाहर उसे खाना देने चला गया। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला, उसने रोना बंद कर दिया और मैं सोचने लगा, अब मेरी शामत आ गई है। मैं दिल ही दिल में भगवान को याद करने लगा और हिम्मत करके उसे खाना देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसने खाना मेरे हाथों से ले लिया और खाने लगी। उसे सुकून से खाना खाते देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से भूखी थी। जब उसने खाना खत्म ही किया था, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई और मुझे अचानक से याद आया कि मैं जिसके साथ बैठा था वो कोई इंसान नहीं थी। मैंने डरते डरते उससे कहा कि अब क्या तुम मुझे भी खा जाओगी? तो उसकी आंखों में एक नरमी सी आ गई और वो रोने लगी और कहने लगी कि तुम नहीं जानते मुझ पर कितने जुल्म हुए हैं और मेरे घर वालों ने मुझ पर कितने जुल्म किए हैं। मैंने हैरानी से कहा, क्या घर वाले? उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मेरा नाम रिया है और मेरा घर गांव में ही था। जब मैं 13 साल की थी तो मेरी माँ गुजर गई और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और तब से मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल से निकलवा कर घर पर बिठा दिया और घर के सारे काम मुझसे करवाने लगी और मुझे खाना भी वक्त पर ना मिला करता और मारा पीटा भी जाता। और अगर मैं पिताजी को कुछ कहती तो वो मेरी बात का यकीन न करते हुए कहते कि मैं नाराज हूं कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली। कुछ साल यही सब चलता रहा और अब मेरी शादी की उम्र हो रही थी तो मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाही। जब मैंने इस रिश्ते से मना कर दिया तो उन्होंने मेरी माँ के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया और ये बात मुझसे बर्दाश्त न हुई और मैंने उन्हें खरी खोटी सुना डाली। तब से मैं उस औरत के लिए आंख का कांटा बन गई और उसने अपना रवैया मेरे लिए और सख्त कर दिया। और ये सब पिताजी देख नहीं पा रहे थे, पर अब वो मजबूर थे क्योंकि मेरी सौतेली माँ बहुत चालाक औरत थी। तो वो गांव से शहर चचा के घर चले गए
तब मेरी सौतेली माँ ने मुझे बिना वजह मारना शुरू कर दिया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया गया। मैं रोती चीखती चिल्लाया करती, पर कोई मेरी मदद ना करता और आखिरकार मैंने भी हार मान ली और भूख और प्यास से मेरी मौत हो गई और मेरी सौतेली माँ ने मेरी लाश को जंगल में दफन करवा दिया। और उसके बाद से मेरी आत्मा जंगल में ही भटकने लगी और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो मैंने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और उससे कहा कि तुम क्या चाहती हो। तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं बदला चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि उसकी सौतेली माँ ने अपने घर के सामने तावीज़ गाड़ कर रखा है ताकि उसकी आत्मा घर में प्रवेश ना कर सके। तुम्हें वो तावीज़ निकालना होगा। तो मैंने उससे पूछा कि ये मैं कैसे करूँगा और मुझे कैसे पता कि वो कहाँ है। तो लड़की ने कहा कि वो घर के दरवाजे के एकदम सामने 4 उंगली गहरा दबाया गया है। और मैं ये काम करने को राजी हो गया और फिर वो वहां से गायब हो गई और मैं घर के अंदर चला गया और कुछ दिनों तक मैं उसके घर पर पैनी नजर रखने लगा ताकि मैं मौका देखते ही अपना काम कर सकूं। मैं जायजा लेने लगा कि कब उसके माँ बाप घर पर नहीं होते। तो फिर कुछ दिन बाद मुझे मौका मिल गया और मौका देखते ही मैंने खोदना शुरू कर दिया और ठीक 4 उंगली नीचे मुझे वो तावीज़ मिल गया और मैं वो निकाल लाया और वापस मिट्टी को पहले जैसा कर दिया और नज़रों से बचते हुए अपनी घर की तरफ चला गया। और रात होते ही मैंने रिया को बुलाया पर वो नहीं आई। तो मैंने सोचा शायद उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है और फिर मैं सो गया। पर अगले दिन जैसे ही मेरी आंख खुली तो पूरे गांव में शोर मचा हुआ था। मैं नीचे गया तो देखा नाना और नानी आपस में बातें कर रहे थे कि रिया के माँ बाप का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। जैसे ही मैंने ये सुना मैं हक्का बक्का रह गया और बिना कुछ बोले मैं उनकी घर की तरफ भागा तो देखा उसका घर पूरा लहूलुहान हुआ पड़ा था। बहुत ही बेरहमी से उसने अपनी सौतेली माँ और बाप से बदला ले लिया था। और मैं ये सोचने लगा कि उसने अपने बाप के साथ ऐसा क्यों करा। और मैं हाफते कांपते अपने घर को आया और बिना कुछ खाए पिए फिर से सो गया। और फिर रात का खाना खाकर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे में रात को टहलने लगा कि अचानक फिर से मुझे रिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागते हुए खिड़की के पास गया तो देखा रिया बाहर खड़ी खुशी से मुझे देख रही थी। मैं जल्दी से नीचे उतरा और भागकर उसके पास गया और उसे गले लगाने लगा पर ना लगा पाया। वो मुझसे दूर जाकर खड़ी हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने बाप के साथ ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा क्योंकि उन दोनों ने मिलकर मुझे मारने की साजिश की थी। वो जानते थे कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करना चाहती है। उन्होंने अपना जुर्म मेरे सामने कबूल किया तो गुस्से में मैंने उन्हें भी मार डाला। फिर रिया ने मुझसे कहा ठीक है अब मैं जा रही हूँ और अब तो मेरी आखिरी मदद और कर देना। मेरे शरीर को पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार जरूर करना। और इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई और मैं भी आंखों में आंसू लिए अपने घर जाकर सो गया। और मैंने अगले ही दिन नाना और नानी को सब कुछ जो कुछ भी इन दिनों हुआ सब बता दिया और फिर उनको और कुछ गांव वालों को लेकर जंगल की ओर गया और वहां रिया की लाश हमें बहुत बुरी हालत में मिली और हमने उसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से कर दिया। तो दोस्तों यह था लड़की और उसका इंतकाम का आखिरी हिस्सा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे पूरा सपोर्ट करें। थैंक यू।